नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर हम आपसे जहां एक और मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर बात करते हैं, वहीं हमारी कोशिश होती है कि मीडिया से जुड़े हुए जो एक व्यापक विषय हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं बात की जाए जो हमारे समाज को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। तो समकालीन घटनाक्रम पर हम कुछ विशेषज्ञों के साथ, जिनका इस क्षेत्र में शोध अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनसे भी हम संवाद करते हैं। और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर योगेश शर्मा से। योगेश जी को आप पहले भी हमारे कार्यक्रम में सुन चुके हैं। योगेश जी मूलतः राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी किया और प्रशासनिक सेवाओं के लिए, चाहे वो राज्य प्रशासनिक सेवाएं हैं, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, इसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम पिछले कई दिनों से वो चला रहे हैं। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, पॉलिटी जोन। उस पर वो राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए विषयों पर नियमित रूप से अपने विद्यार्थियों के साथ संवाद करते रहते हैं। और उस यूट्यूब चैनल को करीब 20 से 25 हजार के आसपास जो प्रशिक्षु हैं, विद्यार्थी हैं, उन्होंने उसको ज्वाइन कर रखा है। तो एक प्रकार से देश विदेश में आपकी एक अच्छी फॉलोइंग है। और आपने जो हमारी संविधान का जो निर्माण हुआ था, उसकी संविधान सभा की डिबेट है, उस पर भी महत्वपूर्ण शोध किया है। और आपकी पुस्तक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हो चुकी है, जो संभवतः इस दिशा में पहला प्रयास है। आज हम बात कर रहे हैं, हाल ही में आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि एक जज साहब ने, उन पे कुछ आरोप लगे, लंबे समय से वो जांच के घेरे में थे, महाभियोग की प्रक्रिया उनके खिलाफ शुरू की जाने की बात की जा रही थी। अनायास उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को अपना त्याग पत्र भेज दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में किसी जज को हटाना इतना आसान है कि जब किसी जज की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो जवाबदेही किस पर तय की जाए? क्या त्याग पत्र देकर कोई भी न्यायाधीश इस प्रक्रिया से बच सकता है? आज इनसे जुड़े हुए सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर योगेश शर्मा से। योगेश जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और एक बार फिर हम आपसे बात करेंगे इन मुद्दों को लेकर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही से जुड़े हुए मुद्दों पर भी हम आपसे कुछ बात करेंगे। तो पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में जजों को हटाने की संवैधानिक परंपरा क्या है? नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हमेशा की तरह एक अत्यधिक जो समकालीन विषय है और उस पर आपने चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया। और इसके संवैधानिक जो आयाम हैं, विधायी आयाम हैं, और फिर चूंकि हमारा संविधान तो वैसे भी व्याख्याओं के अधीन माना जाता है और व्याख्याकार खुद न्यायपालिका है, और जब मामला न्यायपालिका के ही एक न्यायाधीश से जुड़ा है तो मामला रोचक भी हो जाता है, संवेदनशील भी हो जाता है, और निश्चित ही इसमें बहुत सारे जो पहलू हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा सर आज की इस चर्चा में आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों में बातचीत हो सके, और इसके जैसे जैसे परत दर परत हम कोशिश करेंगे इसका सीक्वेंस एक बना रहे। तो मैं सबसे पहले तो सर दो मुद्दों को इसमें लेना चाहूंगा। एक तो जो जजेस को हटाने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो क्या कहता है, और उसके बाद मैं अब तक ये जो न्यायाधीश महोदय का जो केस चला, इसकी क्या एक टाइमलाइन रही और यहाँ आकर इतना इंटरेस्टिंग कैसे हो गया, उस पर मैं इसके बाद सर बात करना चाहूंगा। जी सर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक शक्ति पृथक्करण और शक्ति के जो संतुलन सामंजस्य की बात करता है। और जाहिर सी बात थी कि जिस समय संविधान सभा में सरकार के जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी जब रचना हो रही थी, तो चूंकि संसदीय व्यवस्था हमने अपनाई है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक लक्षण होता है कि उसमें जो विधायिका और कार्यपालिका है, यानी विधानमंडल और जो सरकार जिसे हम कहते हैं, वो तो फिर एक दूसरे से अंतर संबंधित हो सकती है, लेकिन जो न्यायपालिका है वो हमेशा स्वतंत्र रहनी चाहिए अधिकतम संभव मात्रा तक।
और यही हमारे संविधान निर्माताओं की कोशिश भी थी। इसलिए न्यायपालिका की संरचना से जुड़े हुए जितने भी पक्ष हो सकते हैं, चाहे वो न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, उनकी योग्यता हो, उनका कार्यकाल हो, और उनको हटाए जाने की जो प्रक्रिया हो, उसको उन्हें इस प्रकार से निर्धारित करना था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे, उसकी निष्पक्षता बनी रहे, उसकी विशिष्टता बनी रहे, और साथ ही साथ न्यायपालिका जिसे संविधान के अभिभावक, संविधान के व्याख्याकार, संविधान के संरक्षक, लोकतंत्र के संरक्षक और नागरिक स्वतंत्रताओं के संरक्षक की भूमिका निभानी है, वो भूमिका पर्याप्त तरीके से निभा सके। तो इस संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है सर, एक्चुअली उसका ढांचा जो है वो एकीकृत कहलाता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जिसमें जो आधार पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट है, जिन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, फिर हाई कोर्ट है, और ऊपर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। तो एक मूल व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में रखी गई, अधिकांश प्रावधान वही हाई कोर्ट के संदर्भ में भी लागू किए गए। तो आर्टिकल 124 जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, यहाँ जब न्यायाधीशों के हटाने की हम बात करते हैं, और आर्टिकल 217 जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए है, 124 जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के संदर्भ में आता है। तो बात ये लिखी गई थी वहां 124 में कि साबित कदाचार या असमर्थता, इंग्लिश में बोला गया प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इसके आधार पर न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सके, जिसके लिए प्रक्रिया संसद कानून बनाकर निर्धारित कर सकेगी। यानी प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में केवल आधार दिया गया, और आधार भी दो है, उन दोनों में से कोई एक आधार भी हो, काम चल जाएगा, या तो साबित कदाचार या जिसे दुराचार बोल सकते हैं, और दूसरा है असमर्थता या अक्षमता, जो शारीरिक मानसिक शिथिलता से लिया जाता है। और साथ ही हाईकोर्ट के जब आर्टिकल हम पढ़ते हैं तो वहां ये कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, जो आधार है, वही हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के संदर्भ में भी आएगा। तो पहली बात तो सर ये हो गई कि आधार बन गया साबित कदाचार या असमर्थता। ये क्या होता है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि सब चीज कॉन्स्टिट्यूशन में सर परिभाषित नहीं कर सकते थे, वो व्याख्याओं के अधीन छोड़ा जा रहा था। अब यहाँ जो मूल मुद्दा आता है सर, जो न्यायाधीश साहब जो ये लास्ट ईयर मार्च में सर ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 2025 में, ये पूरा साल भर हो गया इस बात को, और इसमें जो प्रगति हुई उसकी क्रोनोलॉजी जैसा मैंने कहा था कि मार्च में एक उनका सरकारी आवास होता है, वहां अग्निकांड होता है, अग्नि शमन कर्मचारी वहां आग बुझाने जाते हैं, वहां नोटों से भरे हुए बंडल जो है जले हुए मिलते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती है कि लगभग 14-15 करोड़ रुपए की धनराशि थी, और ये एक संदेह की स्थिति में आता है कि न्यायाधीश के घर में इस प्रकार की बरामदगी कैसे होती है। और तुरंत एक हफ्ते के भीतर, चूंकि वो उस समय दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे, मूल उनका जो न्यायालय था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट था, और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस समय संजीव खन्ना साहब, वो एक इन हाउस जो कमेटी है वो गठित करते हैं, आगे उस पर अपन बात करेंगे सर, और वो जांच में उनको दोषी पाती है, उनसे कहा जाता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, वो इस्तीफा नहीं देते हैं, और उसके बाद जो सीजीआई है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं कि इनको पद से हटाने की प्रोसेस आप शुरू कर दीजिए। अब ये जो प्रोसेस है सर, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो दी नहीं गई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि संसद इसके लिए प्रक्रिया बना सकेगी। तो संसद ने 1968 में 1968 में जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाया था, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया गया, और उसमें एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया दी गई कि संसद के जो दोनों सदन हैं उनमें किसी भी सदन में न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकेगा। निश्चित संख्या में सांसदों के हस्ताक्षर होंगे, यदि लोकसभा में आएगा तो कम से कम 100 सदस्य, राज्यसभा में तो कम से कम 50 सदस्य, राष्ट्रपति को संबोधित होगा प्रस्ताव वो, और लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाएगा। साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को शक्ति होगी कि वो चाहे तो प्रस्ताव स्वीकार करे और चाहे अस्वीकार कर दे। अगर वो प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो 3 सदस्य एक न्यायिक जांच समिति गठित की जाएगी, और उस न्यायिक जांच समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और एक विधि के ख्यातनाम जानकार होंगे, जो कोई सीनियर एडवोकेट हो सकते हैं या विधि के प्रतिष्ठित व्याख्याता हो सकते हैं कोई। और वो जांच समिति फिर उन आरोपों की जांच करेगी। और जब जांच समिति में योगेश संसद का कोई सदस्य नहीं होगा? नहीं सर, उसमें नहीं होगा, विधिवेत्ता ही एक तरह से। हाँ बिल्कुल सर, तीनों विधिवेत्ता होंगे जी। और वो जब जांच करेगी तो निश्चित रूप से, चूंकि वो जांच करेगी तो उस समय संबंधित न्यायाधीश को भी उनका पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस की डिमांड होती है, प्राकृतिक न्याय की सुनवाई का अवसर, युक्त अवसर दिया जाना चाहिए। उन व्यक्ति को बुलाया जा सकेगा, वो आए तो अच्छी बात है, और विभिन्न तरीके से साक्ष्य वगैरह एकत्रित करके जांच समिति अगर रिपोर्ट में दोषी पाती है कदाचरण का, तो वो अपनी रिपोर्ट जो है वो संसद को प्रस्तुत करेगी। संसद के दोनों सदनों में उस मूल प्रस्ताव और कमेटी का जो प्रतिवेदन है
वो लाया जाएगा, उस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद दोनों सदन का जो विशेष बहुमत है अलग अलग, यानी कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ये जटिल सी प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया, ताकि ये आम प्रैक्टिस ना हो जाए, ये अभी अपन बात करेंगे सर, तो उससे पारित हो जाए और राष्ट्रपति महोदय के उस पर सिग्नेचर हो जाए। योगेश जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि मान लीजिए प्रस्ताव लोकसभा में आया, जी जी सर, महाभियोग का, हाँ, और लोकसभा ने एक समिति बनाई, हाँ, तो चर्चा केवल लोकसभा में होगी या लोकसभा उसको पास करके फिर राज्यसभा में भेजेगी? सर जो समिति जो अपना प्रतिवेदन देगी वो लोकसभा को देगी, हाँ, उसके बाद लोकसभा में विचार हुआ, हाँ, और उसके बाद सर राज्यसभा में भी जाएगा वो। अच्छा, अब मान लीजिए राज्यसभा में प्रस्ताव, जैसा आपने कहा कि दोनों में से एक सदन में आ सकता है, हाँ, राज्यसभा में प्रस्ताव आता है, हाँ, तो राज्यसभा विचार करेगी समिति की रिपोर्ट पर और फिर वो लोकसभा में भेजेगी उसको। हाँ, फिर वो लोकसभा में भेजेगी, बिल्कुल सर। ओके, ठीक है, हाँ, तो दोनों सदन विचार करेंगे, कोई भी परिस्थिति हो जाए। दोनों सदन। और यहाँ तो इतना इंटरेस्टिंग बात था सर कि ये जो न्यायमूर्ति साहब हैं, इन्होंने जो कमेटी गठित की थी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, इन्होंने उसको ही चुनौती दे दी थी, क्योंकि इनका ये कहना था कि उसी दिन राज्यसभा में भी आया प्रस्ताव, और चूंकि राज्यसभा में उस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उस समय उपराष्ट्रपति महोदय ने जो सभापति होते हैं त्यागपत्र दे दिया था और उपसभापति को ये पावर है नहीं, तो इन्होंने तकनीकी पहलू इसका दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में कहा कि भाई जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 वो ऐसा कोई निषेध नहीं करता, इसलिए कमेटी का गठन जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया, ओम बिरला जी के द्वारा, वो बिल्कुल सही है। तो जांच समिति अगर सही पाती है सर रिपोर्ट और राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर करते हैं, तो संबंधित न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाएगा, रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस, ये उसमें शब्दावली हो जाएगी। तो ये तो है सर संवैधानिक प्रावधान और उसकी विधायी संरचना। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, जो ये आपने इतनी पूरी प्रक्रिया को हमें समझाया और उस अधिनियम की बात भी आपने की, क्या देश की आजादी के बाद 68 में जजेस इंक्वायरी एक्ट बनता है, उसके पहले भी और उसके बाद भी क्या कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई जब देश में माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, जो आपने कारण बताए, हमारी जो संविधान में जिस तरह की बात की गई है कि अक्षमता के कारण, असमर्थता के कारण या पद के दुरुपयोग या कोई भी इस तरह के आरोप के कारण यदि कोई स्थिति होती है, तो किसी न्यायाधीश को इस्तीफा देना पड़ा हो या किसी भी कारण से हटाया गया हो, ऐसा कोई उदाहरण आपके ध्यान में आता है? जी जी सर, इस पे तो बहुत एक अच्छा खासा ना केवल उदाहरण है, बल्कि सर अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक लैकुना उसको कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गैप है जिसकी बड़ी चर्चा अभी भी हो रही है, ये इससे पहले भी होती रही है। 93 में तो सर सुप्रीम कोर्ट के जज थे न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, उनके विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव आया था। और सर पहली बात तो कि ये प्रस्ताव कॉन्स्टिट्यूशन महाभियोग शब्द नहीं देता है, महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए देता है, लेकिन चूंकि वो चर्चा में महाभियोग ही चलता है सर, न्यूज़पेपर में भी, विशेषज्ञों के कथनों में भी, इनके लिए शब्द है पद से हटाने की, रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। महाभियोग शब्द जो इम्पीचमेंट शब्द है वो केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में आता है सर। तो 93 में तो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, और उनपे भी जो मामला आया था, ये कहा जाता है कि जिस समय वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज थे, मामला उस समय का था, क्योंकि वो उनको एलिवेशन मिल गया था। आप तो जानते हैं सर, न्यायपालिका में प्रमोशन, उसको एलिवेशन शब्द से कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में आ गए, हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट पे। तो वहां ये हुआ था कि कमेटी ने उनको जांच जब करी तो कमेटी ने उनको दोषी पाया, और जब वो प्रस्ताव आया तो लोकसभा में वो पारित नहीं हो सका सर प्रस्ताव, पहली बात। उसके बाद हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीश, जो अभी न्यायमूर्ति जो यशवंत वर्मा साहब के जो विरुद्ध ये आया, इससे पूर्व 2 ऐसे मामले 2009 से 2011 में और अत्यधिक चर्चित थे सर उस समय। एक तो न्यायमूर्ति पीडी दिनाकरन साहब का मामला था, जो कर्नाटक और मद्रास हाईकोर्ट के संदर्भ में थे, और दूसरा मामला था न्यायमूर्ति सौमित्र सेन साहब का, जो पश्चिम बंगाल से थे और सिक्किम हाईकोर्ट का उनको चीफ जस्टिस बना दिया था। विसंगति ये थी सर कि जो सौमित्र सेन वाला मामला था, पीडी दिनाकरन वाले में तो सेम मामला उन्होंने जो अभी यशवंत वर्मा साहब ने किया, सेम उन्होंने किया कि साहब कमेटी जांच कर रही थी और उनको शायद ये लगा कि कमेटी की जांच में दोषी आएंगे और फिर लोकसभा राजस्थान चर्चा होगी, उससे पूर्व उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सौमित्र सेन जी ने तो राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो गया था, मतलब कमेटी की रिपोर्ट आ गई, राज्यसभा ने उसको बहुमत से पारित कर दिया, वो लोकसभा में चर्चा के लिए जाने वाला था, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये माना जाता है, हाँ, तो ये माना जाता है कि अगर इस महाभियोग नुमा प्रक्रिया का सामना करने से पहले अगर त्यागपत्र की बात हो तो 2 न्यायाधीशों का नाम आएगा, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी जो तत्कालीन समय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, और दूसरे न्यायमूर्ति सौमित्र सेन जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे। और
कमेटी की जांच लंबित रहते हुए उसकी रिपोर्ट आने से पूर्व जो त्यागपत्र दे दिया वो न्यायमूर्ति पीडी दिनकरन साहब हो गए और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा साहब हो गए। तो टोटल ऐसे 4 इंस्टांस जो है सर अभी तक सुनाई देते हैं। अच्छा, जो लोकसभा या राज्यसभा ने कमेटीज बनाई इनको रिमूवल के लिए, जी जी सर, उस कमेटी ने उनके रिकमेंड किया था उनको हटाने के लिए, तभी लोकसभा में विचार हुआ उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल सर, वो दुराचरण का दोषी पाया। इस्तीफा दे दिया। हाँ सर। उसके बाद क्या हुआ? क्या आगे उनके खिलाफ जिस तरह के भी आरोप थे उन पर कोई कार्रवाई हुई या इस्तीफा देने के बाद ये मामले खत्म हो गए? हाँ सर, यही हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है और इसीलिए इस समय इतना महत्वपूर्ण विषय चर्चा में है। आपने भी उसको इसीलिए महत्वपूर्ण रूप से उठाना वाजिब समझा, इतना जबरदस्त उसके लिए ऑब्जर्वेशन किया आपने सर, कि ये विडंबना है कि सर एक व्यक्ति जिन पर, क्योंकि मैं तीनों मामले अगर बताऊं सर, पीडी दिनकरन साहब पे भूमि की अवाप्ति उसके अतिक्रमण से लेकर मामले थे। सौमित्र सेन साहब पर तो ये मामला था सर कि किसी मामले में गवर्नमेंट की तरफ से उनको रिसीवर अपॉइंट किया गया था, और रिसीवर जो होते हैं सर उनका काम था कि जो पैसे की रिकवरी होनी थी किसी फर्म से, वो जो पब्लिक अकाउंट होता है, लोक लेखा जिसको बोलते हैं, उसमें पैसा जाना था, और उन्होंने उसका लगभग 33 लाख से ज्यादा रुपया उन्होंने अपने निजी खाते में उसको ट्रांसफर करवा दिया। मैं कई बार सर क्लासेस में ये हास्य विनोद उस समय किया करता था कि भाई हो सकता है उनसे डिजिट में गड़बड़ी हो गई हो शायद, तो उन्होंने अपने खाते में आ गया हो, तो ये एक हास्य विनोद का विषय था, बाकी सब बड़ा गंभीर मामला था। बिल्कुल और बिल्कुल। अभी वाले जो न्यायाधीश है सर, लगभग 14-15 करोड़ रुपए न्यायाधीश के वहां मिलना, और उनका ये कहना कि भाई जहां वो पैसा मिला है वो तो डंपिंग एरिया है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये मेरे या मेरे परिवार का पैसा नहीं है, वहां बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, किसका क्या है, मतलब आसानी से वो बात लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। जी सर, मतलब उनकी जो इंटीग्रिटी है उस पर संदेह हुआ। हाँ, किया नहीं किया ये तो जो जांच होगी वो बताएगा इस बात को। हालांकि सर वो जो इन हाउस जो कमेटी गठित हुई थी ना सर, उस कमेटी ने बिल्कुल इनको जो जांच मैं करी, वही पूछ रहा हूँ, मान लीजिए तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी, जैसा आपने कहा, हाँ, उन्होंने उनसे कहा कि इस्तीफा दे दीजिए। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए जस्टिस वर्मा यदि इस्तीफा दे देते जी सर, तो क्या ये मामले समाप्त हो जाते? हाँ सर, कॉन्स्टिट्यूशनली और जो लेजिस्लेटिव जो मतलब संवैधानिक और विधायी जो प्रावधान है सर, उसमें इस प्रकार का कोई अभी तक प्रोविजन नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि इस पर या तो संसद कोई कानून लाए भविष्य के लिए, या कोई रूलिंग इस पर आए न्यायपालिका के द्वारा कि भाई अगर इस प्रकार का, क्योंकि अतीत में भी ऐसा हुआ सर, जैसे पीडी दिनकरन साहब का और सौमित्र सेन साहब का बताया मैंने, कि जब उन्होंने वो दिया, और सबसे बड़ी बात है कि इस्तीफा देने से जो 1954 का जो बेनिफिट्स का जो एक्ट है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का, जिससे उनको पेंशन और अन्य बेनिफिट मिलते हैं, तो रेजिग्नेशन एंड रिटायर ये दोनों को वो समान स्तर पर मानते हैं, रिमूवल को अलग मानते हैं। तो चाहे रिटायरमेंट हुआ चाहे रेजिग्नेशन दिया उन्होंने, उनको समान मानते हुए सारे लाभ उनको मिल रहे हैं, जांच वगैरह सब सर बंद हो चुकी है। मतलब रेजिग्नेशन किस कारण दिया ये संदर्भ महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं सर, स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कोई और कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया हो, बिल्कुल, जिससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां न्यायपालिका की विश्वसनीयता प्रभावित होती है इस तरह के मामलों में, वहां तो आम आदमी अपेक्षा करेगा कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसने भी यदि कोई गलत काम किया है तो न्यायिक व्यवस्था के तहत जो आम आदमी जिस तरह से दंडित किया जा सकता है वैसे ही वो दंडित किया जाए। तो आपने तो इतना गहन अध्ययन किया है, तो क्या लगता है इस्तीफे के बाद किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए यदि किसी समिति के द्वारा ये अनुशंसा की जाती है कि माननीय न्यायाधीश महोदय उन्होंने जो काम किया है वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या आगे और जांच होनी चाहिए, जो भी स्थिति है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के प्रावधान हमारे संविधान में होने चाहिए कि एफआईआर दर्ज हो उनके खिलाफ, या जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत आगे चलाया जाए, या उनकी पेंशन बंद की जाए, या प्रिविलेज जो मिलते हैं सेवानिवृत्ति के बाद उसे बंद किया जाए, कहीं तो कोई दंडात्मक व्यवस्था हो ताकि एक अंकुश न्यायपालिका पर भी कहीं ना कहीं किसी रूप में जजेस पर भी रहे। जी सर, मैं इसमें सर दो थोड़ा सा विस्तृत बात कहूंगा और बहुत ही वो इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये सर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने जो जुडिशरी के लिए कुछ प्रिविलेजेस कह लीजिए या इम्यूनिटीज कह लीजिए, उन दोनों की व्यवस्था की ही इसलिए थी कि सर न्यायपालिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य जुड़े थे। केवल मसला अधिकार का नहीं था सर, मैंने शुरू में जैसा कहा कि जो संविधान का कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और जो नागरिक स्वतंत्रताओं का रक्षक है, तो उसके कर्तव्य बहुत बड़े हैं। तो कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से कर सके, निष्पक्षता बिना किसी भय दबाव के, इसलिए
कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग सर 1 दर्जन के करीब ऐसे प्रोविजंस मिलते हैं, चाहे वो नियुक्ति की प्रक्रिया हो, चाहे एक सुनिश्चित कार्यकाल हो, चाहे पद से हटाने की जटिल प्रक्रिया हो, चाहे वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होना हो। इवन सर मैं इसमें एक चीज और यहाँ ऐड करूंगा कि हाईकोर्ट के जो जजेस हैं, जब तक वो किसी स्टेट में कार्य कर रहे हैं हाईकोर्ट में, तब तक उनका वेतन तो उस राज्य की संचित निधि पर मिलता है। लेकिन हाँ सर, लेकिन जब वो रिटायर होते हैं तो उनकी जो पेंशन आती है, चूंकि उन्होंने सेवरल हाई कोर्ट्स में काम किया अपने कार्यकाल में, तो उनकी पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित हो जाती है सर। अच्छा, वेतन, हाँ सर, ये बड़ा मतलब विशेष विषय है कि वेतन तो संबंधित राज्य की संचित निधि पर था। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट में थे तो राजस्थान देगा वेतन, कर्नाटक है तो कर्नाटक, लेकिन पेंशन कौन सा स्टेट दे, तो पेंशन उनकी भारत की संचित निधि पर भारित की गई। और वो जो भारित है वो ऐसा विषय है जिस पर संसद में सर मतदान भी नहीं होता है, वो केवल चर्चा के लिए लाया जाता है, वो बजट के समय मतदान भी नहीं होता। तो ये उनकी सुरक्षा के विषय रखे गए थे। साथ ही जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिस पर आगे हम चर्चा कर सकेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्ति भी उनको इसलिए दी गई थी। सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके वकालत इत्यादि का जो निषेध है वो भी इसलिए किया गया था। तो इतनी सर अपेक्षाएं संवैधानिक रूप से रखी गई थी, इसीलिए उनको ये जो इम्यूनिटीज कह लें हम, या जो प्रिविलेज है, वो दिए गए थे। अब आता है दूसरा संदर्भ सर, जो आर्टिकल 14 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारी लीगल सॉवरेनिटी का आर्टिकल है सर, जो कहता है इस देश में सर्वोच्चता केवल कानून की है, विधि सर्वोच्च है सर। बिल्कुल। और विधि के सर्वोच्चता का मतलब ये है कि अगर उसे हम एक आम भाषा में कहें कि चाहे रंक हो, चाहे राजा हो, तो चाहे राष्ट्रपति महोदय हो, चाहे एक आम नागरिक हो, इसलिए राष्ट्रपति को भी सर देश का प्रथम नागरिक कहा गया। मतलब मेरा और राष्ट्रपति का संबंध राजा और प्रजा का नहीं है, नागरिकता का संबंध है। बस वो प्रथम नागरिक है और मैं एक अन्य नागरिक हूँ। ठीक बात है। जिस समय न्यायाधीश महोदय अपने पद पर नहीं रहे और उनके विरुद्ध इस प्रकार का आरोप था, भले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब नागरिकता की कैटेगरी में तो वह है। और जिस समय उन्होंने पद प्राप्त किया था, पद की भी योग्यता थी भारत का नागरिक होना, तो यानी नागरिकता से तो परे है ही नहीं वो। तो नागरिक होने के कारण भारत की जो कानूनी संहिता है उनके अंतर्गत, चाहे वो सिविल संहिता हो और चाहे क्रिमिनल संहिता हो, जो कानून के व्याख्याकार हैं वो जान पाएंगे इसको, कि अगर स्टेट के विरुद्ध अपराध है तो वो आपराधिक संहिता हो गई, और यदि 2 पक्षकार निजी हैं उनके मध्य है तो दीवानी संहिता हो गई। तो निश्चित रूप से सर ये मामला, अब आवश्यकता इसकी अपेक्षा है सर बिल्कुल कि संसद या तो इस पर निश्चित रूप से कानून बनाए, या जुडिशरी इस पर कोई ऐसी रूलिंग दे, और रूलिंग देकर वो पार्लियामेंट को निर्देशित करे कि भाई आप ऐसा कोई कानून बनाइए इस पर, कि अगर वो जांच से बचने के लिए इस प्रकार की कोई चीज करते हैं, तो पर्टिकुलर किसी एजेंसी को, या तो एग्जिस्टिंग एजेंसी या ऐसी कोई एजेंसी क्रिएट की जा सकती है जो न्यायपालिका की इस निष्पक्षता की जांच करे, और वो मामला सर बंद ना होकर पूरी जांच उसमें हो, और यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको उसमें जो कानूनी संहिता उसके तहत उनको सजा मिलनी चाहिए। और सेवानिवृत्ति के बाद जो विशेषाधिकार हैं उन पर भी यदि रोक लगे, हाँ बिल्कुल सर, इसका भी कोई प्रभाव पड़े। लेकिन अपन आगे बात करें, इसके पहले ये बताइए कि हमारे देश में न्यायाधीशों को किस तरह के विशेषाधिकार प्राप्त हैं, सेवारत रहते हुए और सेवानिवृत्ति के बाद? हाँ सर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही संदर्भ दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस के साथ ये विशेषाधिकार उनको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जो और विशेषाधिकार का संदर्भ जो है सर, वो इस बात से है कि वो किसी प्रकार के दबाव में ना आए। जैसे सर उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, तो नियुक्ति प्रक्रिया में राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करेंगे, और अपॉइंट करते समय भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बात होती है, तो अपॉइंट करते समय वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से ही परामर्श करेंगे। और यही लाइन आधार बनी थी सर भारत में 1982 से लेकर 1998 तक जो कॉलेजियम की प्रणाली डेवलप हुई, उसका आधार यही लाइन बनी। मतलब ये दुनिया के इतिहास में लगभग संभव है सर, जहां तक मुझे ध्यान है, एक अनूठा प्रकार का विषय है कि न्यायपालिका में नियुक्ति की संस्तुति खुद न्यायपालिका कर रही है, और कॉलेजियम की जो सिफारिश जारी है, केंद्र ज्यादा से ज्यादा उसको थोड़ा डिले कर सकता है, लेकिन अंततः उस सिफारिश को वो स्वीकार करते हैं। क्योंकि न्यायपालिका ने कहा है कि आप योग्य को नहीं रोक सकते हो, अयोग्य को अगर रोकोगे तो हमें कारण बताने पड़ेंगे, आपको योग्य व्यक्ति को नहीं रोक सकोगे। तो एक तो ये चीज हो गई सर। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा सर कि जो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय का मतलब ये हो जाता है कि वो व्यय सदन में मतदान के लिए नहीं लाया जाता, क्योंकि मतदान का मतलब होता है सर उस पर होने वाली चर्चा, वाद विवाद, विपक्ष सत्तारूढ़ सबके द्वारा, जब वो पक्ष हट गया। एक बड़ा और महत्वपूर्ण विषय इसमें आता है सर, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 121 और आर्टिकल 211। ये कहते हैं कि न्यायाधीशों के आचरण पर ना तो संसद में चर्चा हो सकेगी, ना राज्यों के विधानमंडल में, केवल उस समय को छोड़कर जब उनको पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है।
इसलिए कई बार देखने में आता है सर कि कई बार हमारे माननीय सांसद या माननीय विधायक जब किसी ऐसे मुद्दे को उठाते हैं, इवन जो न्यायपालिका में लंबित है, तो यदि अध्यक्ष उस समय अनुभवी है सदन के, उन्हें पता है तमाम रूलिंग, तो उस समय सांसद और विधायक को उस विषय पर चर्चा करने से रोक देते हैं कि भाई ये माननीय न्यायपालिका विचाराधीन है, इस मुद्दे पर भी आप चर्चा मत कीजिए। तो न्यायपालिका में विचाराधीन मुद्दों पर ही चर्चा नहीं हो पाती, तो न्यायालय पर तो या न्यायाधीशों के आसन पर तो चर्चा होना ही बिल्कुल। नहीं, लेकिन योगेश जी, न्यायपालिका जो हमारा प्रावधान है इसमें यह है कि जो विचाराधीन मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन एक बार न्यायाधीश ने निर्णय दे दिया, हाँ दे दिया, बिल्कुल, उस पर एक सम्यक आलोचना, हाँ, हाँ, जजेस पर कोई आरोप नहीं होंगे, लेकिन जो निर्णय किया है उस पर स्वस्थ आलोचना की छूट, जहां तक मेरी जानकारी है उसमें हो सकती है, तथ्यात्मक। उसमें आप जज की कोई उस प्रकार के पूर्वाग्रह उस तरह के आरोप नहीं लगा, मतलब आलोचना का विषय न्यायाधीश नहीं होंगे, उनका निर्णय है। बल्कि जहां तक मैंने पढ़ा है, न्यायपालिका ने ये कहा है कि न्यायालय के निर्णय मंदिरों में रखे गए देवी देवताओं की तरह नहीं कि उन पर टिप्पणी नहीं की जा सके। उन तथ्यों पर बात की जा सकती है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किसी तथ्य को सही तरीके से देखा गया कि नहीं देखा गया, या उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया गया। मुझे लगता है ये छूट निर्णय होने के बाद, जब हाईएस्ट लेवल पर निर्णय हो जाता है, उसके बाद शायद एक सीमा तक है और उस पर चर्चा होती है, और मेरे ख्याल होनी भी चाहिए, क्योंकि जब हम लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं और वहाँ एक डिबेट यदि होती है तो मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है उस तरह की। हालांकि सर उसमें भी एक लेकिन विषय ये अटक जाता है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो विषय है ना सर, जो आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट के लिए है, तो कंटेम्प्ट को सर क्या एक्चुअली परिभाषित नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके लिए 1971 में एक्ट बना, न्यायालय अवमानना अधिनियम, और ये हाल फिलहाल के वर्षों में तो बहुत ज्यादा चर्चित रहा। कुछ मामले थे प्रशांत, जैसे अभी एनसीईआरटी की बुक्स में सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत गंभीर लिया सर उसमें। तो जिसमें न्यायिक भ्रष्टाचार पर बात की गई, उसमें भी मुझे लगता है न्यायालय का भाव यही था कि उन बच्चों को पूरी प्रक्रिया की बजाय निशाना बना गया। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रक्रिया को समझाने की बजाय न्याय जो सिस्टम है उस पर कहीं प्रहार किया। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर बहुत गंभीरता से लिया, और कमेटी के मेंबर्स को भी उन्होंने उस कोर्स कमेटी से फिर बाहर किया। उस पर भी डिबेट हो रही है, अखबारों में काफी छप रहा है उसको लेकर के भी। जी सर, जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी तक मेरे ख्याल कहीं उन्होंने छूट दी नहीं है। हालांकि जो प्रभावित पक्ष है उन्होंने भी कोर्ट में ये कहा है कि हमको सुनने का, कोर्ट हमको भी सुने, इस तरह की बात भी मैंने पढ़ी है। जी सर। लेकिन निश्चित रूप से बड़े गंभीर मुद्दे हैं। तो खैर हमारी बात हो रही थी प्रिविलेजेस को लेकर के, जो न्यायाधीश को प्रिविलेज दिए गए हैं, तो जिस तरह से आपने बताया। लेकिन इसके अलावा भी कोई है, जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो सकती है, जैसे हमारे जो एमपीज हैं उनको इतने सारे प्रिविलेजेस हैं, तो इस तरह के कोई और भी प्रिविलेज हैं इसके अलावा? कॉन्स्टिट्यूशन में तो सर नहीं अलग से कोई जिक्र मिलता है। एक्ट में संभवतः सर हो सकता है, वो मैंने उसका विस्तृत अध्ययन नहीं किया। 54 का जैसे एक्ट है जिसका मैंने जिक्र किया था, वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के संदर्भ में उसका जिक्र मिलता है कि 54 का जो एक्ट है उससे उनकी वेतन भत्ते पेंशन, उसमें एक विशेषाधिकार तो सर अपने आप ये हो ही गया कि अगर वो आरोप से बचने के लिए अगर वो इस्तीफा प्रदान कर दे रहे हैं अपना, तो उसको रिटायरमेंट के रूप में कंसीडर किया जा रहा है, उनके वेतन भत्ते पेंशन इत्यादि नहीं रोकी। योगेश जी, कई बार हमारे यहाँ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात भी होती है। जी सर, बिल्कुल। मुझे याद है कई वर्ष पहले हमारे यहाँ एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल भी लाने की बात थी, प्रस्तावित था। बिल्कुल और हमने हमारे डिपार्टमेंट में उस पर बाकायदा एक डिबेट भी रखी थी। हाँ, ये संभवतः सर 2012-13 उसी दौर की बात है। और उस समय कुछ सीटिंग और रिटायर्ड जजेस भी हमारे उसमें आए थे। तो कोई अभी इस तरह का बिल कानून तो नहीं बना ना, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं बना? नहीं सर, ये इसमें नहीं बना। क्या आपको लगता है कोई हमारे यहाँ जुडिशियल कमीशन या ओम्बुड्समैन की जिस तरह से हम बात करते हैं, वैसी भी कोई व्यवस्था हमारे देश में होनी चाहिए? सर मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि इसमें जैसे ओम्बुड्समैन जैसे संस्था का अगर गठन भी कर देते हैं सर, बना भी देते हैं, तो मूल मुद्दा सर उसकी संरचना को लेकर फिर अटक जाएगा। क्योंकि संरचना जो है, अगर न्यायाधीशों के आचरण की जांच करने वाली कोई भी संस्था बनती है या कोई भी ऐसी संस्था जिसका विषय ही जांच है, तो उसमें न्यायिक पक्ष के व्यक्तियों को अनिवार्यतः शामिल किया ही जाता है। जैसे अभी वर्तमान ओम्बुड्समैन की भी संरचना है, उसमें भी ये किया जाता है। तो मुद्दा सर मूलतः वही अटक जाता है कि जो न्यायपालिका की जांच करने के लिए अगर कोई संरचना बन रही है तो उसी में न्यायिक व्यक्तियों को लाया जाए। मुझे लगता है सर इसमें थोड़ा सा विषय इससे इतर होना चाहिए। इतर ये है सर विषय कि एक तो जो हमारी न्यायपालिका है सर, उसकी जो संरचनात्मक और प्रक्रियागत जो कमियां है ना सर, उसमें जैसे चूंकि एक तो लंबे समय तक
कई बार वहां नियुक्तियां जो थी, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है सर, वहां बहुत सारे पद जो है रिक्त हैं, मामले बहुत ज्यादा लंबित हैं, फिर वहां से हाई कोर्ट में जजेस जाते हैं, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो जो पूरा ढांचा का जो सुधार है वो थोड़ा सा सर लंबित रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो कार्यक्षमता है, जो प्रभावशीलता है, उसमें बाधा आई। दूसरा ये हुआ कि ओवरबर्डन कहीं ना कहीं सर न्यायपालिका हाल के वर्षों भी नहीं कहना चाहिए सर, मुझे 1980 के दशक से ही वो जो जुडिशियल एक्टिविज्म का जो विषय उभरा था, जिसने वो जो शक्ति पृथक्करण की जो सीमा रेखा थी ना सर, उसको कहीं ना कहीं धुंधला कर दिया। अब हर विषय ऐसा होता है कि सर न्यायपालिका में जान लग गया तो कहीं ना कहीं न्यायाधीशों को भी ये लगता है कि भाई जब सरकारों के ही मामलों का, उनके फैसलों का ही परीक्षण हम कर रहे हैं तो हमारा भी परीक्षण हमें ही कर लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सर ये मुद्दा वास्तव में बड़ा जटिल है, और आज की डेट में तो सर इसका शायद कोई भी सुझाव संभवतः आदर्शवादी ही हो सकता है कि भाई इसमें इस प्रकार का नियंत्रण। मूल बात यह है सर कि जो नैतिक निष्ठा का जो प्रश्न है, और एक सर इसमें जो आपने शुरू में जो बात की वो सर एक नजीर के रूप में होना चाहिए कि चाहे वर्तमान न्यायाधीश महोदय के संदर्भ में हो कि अगर उन्होंने इस्तीफा भी दिया, यहीं से सर क्यों ना शुरू किया जाए कि एक प्रॉपर उनके विरुद्ध वो जांच हो, एक FIR होकर। अच्छा, वैसे भी सर वैसे भी न्यायपालिका ने ये तो कहा ही है सर कि जो भी जांच एजेंसीज है वो न्यायाधीशों को हथकड़ी नहीं लगाएंगी। गुजरात का एक मामला था, उस समय कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया था कोर्ट के द्वारा, उन्होंने जज को गिरफ्तार करके पैदल वो ले गए थे, अखबारों में तस्वीर छपी थी, तो उसको न्यायालय ने अवमानना माना था। तो दुर्व्यवहार तो नहीं किया जाता है जांच एजेंसीज के द्वारा, लेकिन वो जांच होनी चाहिए और वहां एक नजीर निश्चित रूप से सर इस्टेब्लिश होगी। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव न्यायिक प्रणाली में भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या लिप्त होने की आकांक्षा रखते हैं नैतिक पैटर्न के आधार पर, तो वो कहीं ना कहीं उससे रुकेंगे और जनता में भी एक अच्छा संदेश जाएगा सर। बिल्कुल, जनता में भी एक संदेश जाना चाहिए कि उनकी जो न्यायपालिका की विश्वसनीयता है उसके प्रति आम आदमी आश्वस्त हो, तभी तो वो न्याय पर विश्वास कर पाएगा। तो जब भी कभी ऐसे प्रसंग आए तो मुझे लगता है कि उसको जांच जो है अंतिम परिणति तक पहुंचनी चाहिए। बाकी तो हमारे देश में जो इतने विधिवेत्ता हैं वो सब इस पर विचार करेंगे और मुझे लगता है व्यापक हितों में कोई न कोई निर्णय इसका होगा, क्योंकि जस्टिस वर्मा के इस्तीफे के बाद ये प्रश्न अभी तक इस्तीफा स्वीकार हुआ नहीं है। बिल्कुल सर, है ना, तो डिबेट इस पर कहीं ना कहीं शुरू हुई है। और इस्तीफे में भी उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत पीड़ा के साथ इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं आपके गरिमा में पद पर बोझ नहीं डालना चाहता, किन कारणों से मैं दे रहा हूँ। तो मतलब उन्होंने स्वीकार नहीं किया है किसी भी तरह से, और यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये संदेह हमेशा बना रहेगा और फिर इतिहास में एक उदाहरण, जैसा आपने पहले उदाहरण दिए, फिर एक उदाहरण बन जाएगा, है ना। तो अच्छा, एक और चीज जानना चाहूंगा, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपनी एक कमेटी बना करके उस पर विचार करता है, पहले भी हुई थी। ये जो इन हाउस प्रक्रिया है ये कितनी प्रभावी आपको महसूस होती है, या इसकी क्या प्रासंगिकता या प्रभावशीलता है, इसके बारे में कुछ? सर एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका कोई उल्लेख करता नहीं है, ये न्यायालय के द्वारा अपने आप ही डेवलप की गई। संभवतः शायद ये 99 में इन हाउस प्रोसीजर को ये डेवलपमेंट में आई है, जैसा मेरे पढ़ने में आया था। और उसका प्रणाली का उद्देश्य केवल ये था सर, इन हाउस जांच कमेटी का, चूंकि सर न्यायपालिका का जो कर्तव्य है सर वो वास्तव में इस प्रकार का है कि न्यायालय को एक बंद संस्थान के रूप में, यहाँ बंद का मतलब सर अपारदर्शी व्यवस्था से नहीं है, अपारदर्शी तो कुछ भी नहीं, लोकतंत्र में सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन बंद का मतलब है कि एटलीस्ट राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें न्यायपालिका को अपने न्यायिक संदर्भों के साथ अलगाव की स्थिति में रहना चाहिए। इसलिए यदि न्यायालय में कोई ऐसी बात हो रही है, चाहे उसकी प्रक्रिया से रिलेटेड या न्यायालय के किसी पदाधिकारी के किसी कार्यशैली से, चाहे कोई वहां, जैसे अभी हाल फिलहाल के वर्षों में तो कुछ यौन उत्पीड़न के भी संदर्भ सर वहां सामने आए न्याय प्रणाली में कुछ कर्मचारियों के साथ, तो अगर न्यायपालिका में ऐसी कोई चीज आए, तो चूंकि न्यायपालिका का जो विषय है यदि वो बहुत आम, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे वो सरकार के माध्यम से, चाहे प्रशासन के माध्यम से यदि जनता में आए, तो न्यायपालिका को भविष्य में अपनी भूमिका निभाने में थोड़ा सा खतरे प्रस्तुत हो सकते हैं या उसको जटिलता। इसलिए इन हाउस प्रोसीजर ये है कि हम अपने आप ही जो हमारे न्यायाधीश हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकेंगे, हाई कोर्ट के जज हो सकेंगे, वो उस मामले की जांच कर सकें। लेकिन मूल मुद्दा यह आता है कि सर कहीं ना कहीं चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल शायद जहां तक मुझे ध्यान है 141 सर बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है वो अपने आप विधि के समान बाध्यकारी होते हैं सर, मतलब विधि का बल उनके पास है सर। और एक आर्टिकल 144 है, वो कहता है कि भारत के जो भी सिविल और न्यायिक क्षेत्र के लोग हैं उनका दायित्व है कि वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करें, नॉट दी सहायता से कार्य, सहायता में मतलब उसको असिस्ट करें।
तो कहीं ना कहीं सर समय मुझे लगता है आ गया है कि 2 दशक पुरानी जब इन हाउस प्रक्रिया डेवलप हो चुकी है, 2 दशक का इसका, तो न्यायालय को अब कोई रूलिंग इस पर ये देनी चाहिए कि भाई इन हाउस प्रक्रिया, जैसे यशवंत वर्मा जी को उन्होंने दोषी पाया, तो प्रथम दृष्टया जब उनसे इस्तीफे का बात उन्होंने कही तो ये भी तो उनका डेवलप किया हुआ विषय है सर। तो क्यों ना इन हाउस प्रक्रिया के माध्यम से वो खुद को इतना सशक्त बनाए। जैसे उन्होंने एक काम किया कि ये कहा कि इनसे न्यायिक कार्य ले लिए जाए, तो ये भी उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं सर इन हाउस प्रोसीजर को स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। आपने बहुत ये सटीक सर बात कही अभी कि इन हाउस प्रोसीजर यदि सटीक होता है तो वो उनको ये भी शक्ति मिले कि वो जांच एजेंसी तक को निर्देशित कर सके कि भाई अमुक जो न्यायाधीश हैं उनको हम कुछ समय के लिए निलंबन की अवस्था प्रस्तुत करते हैं, और वो भले उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति का संदर्भ वो ले लें, और इनके विरुद्ध जो है इस प्रकार की जांच आप करें, ठोस तथ्यों को हमें आप प्रस्तुत करें, तो प्रक्रिया इन हाउस भी रहेगी। और एक लेकिन जैसा आपने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था यह है कि अंतिम निर्णय संसद करेगी, अंतिम निर्णय से संसद से होते राष्ट्रपति की बात है, सिफारिश कर सकती है। एक्चुअली सर ये दो अलग अलग चीजें हो गई। वो जो आंतरिक जांच समिति है वो तो संसद गठित करती है, ये जो इन हाउस कमेटी व्यवस्था ये सुप्रीम कोर्ट की है। ये अलग है। ये अलग हो गई। तो मैं चाह रहा हूँ कि सर ये जो व्यवस्था इन हाउस कमेटी ये रिकमेंड नहीं कर सकती माननीय जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको कि इनको पद से हटाया जाए। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही उस इन हाउस कमेटी का गठन करते हैं। वो करते हैं, वही कह रहा हूँ। तो क्या इस कमेटी की ये पावर है नहीं सर, रिमूवल का रिकमेंड कर सके? नहीं सर, वही पावर नहीं है। तो मुझे लगता है कि रिमूवल की तो सर थोड़ा कठिन इसलिए हो जाए क्योंकि वो संवैधानिक जो प्रावधान है उसका निषेध कर देगी। तो जैसे इस मामले में उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, उन्होंने कहा इनसे कार्य वापस ले लिए जाए। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि सारे उनके जुडिशियल जो सारे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी विड्रॉ करना भी मुझे लगता है ये एक दंड है बहुत बड़ा। ये भी तो मुझे लगता है मॉरली तो कोई समझे तो बहुत बड़ी ये भी एक बिल्कुल सर। मुझे लगता है सर इसमें ये पावर वो अपनी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका सर जो संविधान का व्याख्याकार है, इसका मतलब संविधान के अंगों और संस्थानों का भी वो व्याख्याकार है। तो ये पावर उसको डेवलप करनी चाहिए कि वो एटलीस्ट जो सीबीआई है या ईडी है या इस प्रसंग से रिलेटेड कोई भी जो जांच एजेंसी हो सकती है उनको इंस्ट्रक्ट करे कि भाई अमुक जो न्यायाधीश है उनके विरुद्ध एक जांच आप बैठाइए और इस प्रकार की जांच करके जो रिपोर्ट आए वो हमें प्रस्तुत करें, और उसके बाद फिर वो ये सारी जो चीजें वो आगे वहां प्रोसीडिंग में प्रस्तुत कर सके। मुझे लगता है ये भी हो सकता है जब इस्तीफा दे दिया उसके बाद भी जिस तरह का अपराध है जो आरोप है उसी के अनुसार, चाहे वो सीबीआई है या ईडी है, जिस तरह का नेचर ऑफ क्राइम है उसके हिसाब से आप संबंधित एजेंसीज को ये मामला सौंप दें ताकि कार्रवाई अपने अंतिम परिणति तक पहुंचे। और तो कहीं ना कहीं जो हमारी महाभियोग की प्रक्रिया है, जैसा आपने शुरू में कहा कि बहुत जटिल प्रक्रिया है, तो क्या ऐसा लगता है, हालांकि ये सौभाग्यशाली है हमारा देश का लोकतंत्र कि आजादी के इन 75-80 वर्षों में केवल 4 मामले आए हैं। जी सर। तो बाई एंड लार्ज हमारी न्याय व्यवस्था जो है बहुत ही सुदृढ़ है उसकी नींव, और बहुत एक जन विश्वास की कसौटी पर खरी उतरी है। जी इतना बड़ा हमारा साहब ये व्यवस्था है, उसमें 2-4 मामलों के आधार पर हम पूरे सिस्टम को तो क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। जी लेकिन फिर भी इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कहीं ऐसा महसूस करते हैं आपकी जो ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसका सरलीकरण किया जाए कहीं और? वर्तमान प्रावधान ही नहीं सर इसका नहीं सर इसका तो क्या वर्तमान प्रावधान ही ठीक है। और क्योंकि सर आधार कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दिए, प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति संसद को दी गई थी, और संसद ने जो कानून बनाया सर उसको उन्होंने बहुत वेल एस्टेब्लिश करा है लोकसभा राज्यसभा के संदर्भ में। मुझे लगता है सर प्रक्रिया में तो दोष जो है वो नहीं है ज्यादा। हाँ, ये जरूर है कि सर वो जो इस प्रकार से इस्तीफा, जैसे जांच कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, विचाराधीन है, तो उसके बाद भी जो जांच कमेटी, जैसे अभी जो ओम बिरला जी ने जो जांच कमेटी गठित कर रखी है, तो होना चाहिए कि वो जांच कमेटी सर अपनी जांच जारी रखे और जो रिपोर्ट आए उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाए, और उसके बाद इंस्ट्रक्ट किया जाए, यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो इंस्ट्रक्ट किया जाए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि भाई अब एक आम नागरिक के रूप में उनकी उस गरिमा को बनाए रखते हुए कि इतने वर्ष उन्होंने देश की न्यायिक व्यवस्था को दिए हैं, और सर सबसे बड़ी बात है दोषी साबित होने तक हर व्यक्ति निर्दोष है। तो हाँ, तो भले उन पे एक आरोप लगाया गया है लेकिन अभियुक्त साबित अभी नहीं हुए वो, तो उसकी जांच की जाए। तो मुझे लगता है सर मौजूदा वाली जो व्यवस्था है ना उसको परिणति पर पहुंचने की जरूरत है सर, उसमें बदलाव किए बगैर। क्योंकि अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है तो मेरे ख्याल वो जांच जो है समिति की, संसदीय समिति की, लोकसभा समिति की, वो तो अभी प्रभावी है।
हाँ हाँ, वो रुकी नहीं है सर, वो पहले भी सर उसमें प्रोविजन है ही नहीं कि अगर ये होता है तो जांच बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है सर उसमें, वो एक साइलेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है सर, कई कई जगह त्याग पत्र स्वीकृत हो गया तो फिर उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सर एक स्वस्थ प्रैक्टिस डेवलप हो सकती है, कोई जांच करे और उसके बाद वो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। अच्छा, कई बार जैसा आपने भी शुरू में कहा अवमानना वाली बात, क्या लगता है ये जो आलोचना और अवमानना, इनमें कहीं अपन कैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और जब हम डेमोक्रेटिक उसमें जी रहे हैं तो हर इंस्टीट्यूशन कहीं आम आदमी की कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए। तीन अपन ने बेसिस जो हमारे संविधान है, तीन सत्ता जो है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबर पालिका तो खैर नहीं है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपकी व्यवस्थापिका, तीन जो है ये, और प्रेस को जो इसका महत्व है इसलिए चौथी सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये जब ये चार पाए लोकतंत्र के हैं तो इन पर डिबेट में अवमानना, कहीं तो हम ऐसा करें कि आम आदमी खुल के अपनी बात कर सके किसी निर्णय को लेकर के। जी सर। सर संविधान सभा, हमारे यहाँ बहुत सारे लॉ कमीशंस बने हैं, कई कमेटीज बनी हैं, क्या कभी किसी लॉ कमीशन ने, आपने यदि पढ़े हो, कोई ऐसा सुझाव दिया है कि हमारे देश के न्यायालय भी ये जो पब्लिक डिस्कोर्स में बात होती है, कहीं एक थोड़ा व्यापक तौर पे एक उदार दृष्टि से इन चीजों को देखें, ना कि जरा सा कुछ कमेंट किया नहीं कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता एकदम समाप्त हो गई, इतने संवेदनशील वो भी नहीं बने? क्या इस पर कुछ आप टिप्पणी करेंगे? हाँ सर, इसपे जो एक महत्वपूर्ण ऑथेंटिक सोर्स जो संविधान सभा का ही है, अंबेडकर साहब ने ये जो अवमानना का जो क्लॉज डाला गया था उसको उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यात किया था। अंबेडकर साहब ने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की सत्ता क्या है ये कहीं भी व्याख्या नहीं की गई है, तो इसलिए हम जो ये आर्टिकल डाल रहे हैं, एक्चुअली सर जो अवमानना का आर्टिकल है उसका टाइटल होता है सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है सर। और हाई कोर्ट के संदर्भ में आर्टिकल 215 है, सुप्रीम कोर्ट 129। तो उन्होंने कहा कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बना रहे हैं। अभिलेख न्यायालय का मतलब होगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत के राज्य क्षेत्र में सब जगह एज एन एविडेंस, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होंगे और इनकी प्रामाणिकता जो है वो संदेह से परे होगी। और इसलिए अगर इसकी प्रामाणिकता पर संदेह किया जाएगा तो अवमानना की कैटेगरी में आएगा। तो उस समय जो संदर्भ था वो इतना सुंदर था, उन्होंने कहा कि इससे सुप्रीम कोर्ट की सत्ता की व्याख्या हो रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट है क्या। आगे जो सर चलिए साल, अच्छा एक चीज और मैं जोड़ूंगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है जो नागरिक स्वतंत्रताओं की बात करता है, जिसमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सर आप तो मीडिया से जुड़े हैं, वो मीडिया के लिए आधार है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के जो आधार है, 8 आधार है सर, उसमें एक आधार न्यायालय की अवमानना दिया गया है। बिल्कुल, कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोकी जा सकेगी। तो सैद्धांतिक रूप से तो सर इसका उद्देश्य ये था। बाद के वर्षों में ये निश्चित रूप से हुआ है क्योंकि अवमानना किसे माना जाए ये निर्धारण करने की शक्ति भी न्यायालय को दे दी गई। हालांकि जो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था सर, 71 का जो एक्ट है वो सिविल और क्रिमिनल दो प्रकार की अवमानना कहता है। सिविल अवमानना का तो मतलब होता है कि न्यायालय के किसी निर्णय को मानने से इनकार कर देना या उसमें संदेह जताना। क्रिमिनल अवमानना होती है कि आप न्यायालय की गरिमा या न्यायालय के जो उसका जो प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंचाना या न्यायालय के काम में ही कहीं रुकावट डाल देना। तो लेकिन अवमानना क्या है, न्यायालय खुद डिसाइड करता है। तो कहीं ना कहीं सर इसमें भी मेरा मानना है कि न्यायालय को, लॉ कमीशन का तो मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं सर कि शायद 195 जो लॉ कमीशन था शायद उसकी रिपोर्ट में कुछ इससे रिलेटेड शायद न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित शायद कुछ था, ऐसा हल्का सा मुझे ध्यान आ रहा है, बाकी पूरा प्रॉपर मुझे ध्यान नहीं। लेकिन न्यायालय को ही सर इसमें थोड़ा सा उदार होने की जरूरत है। अभी हाल के वर्षों में हमने देखा था, एक प्रशांत भूषण जी का मामला आया था और एक कोई कॉमेडियन का मामला था, ऐसे बहुत सारे मामले थे। तो मुझे लगता है सर कि जो एक बड़ा व्यक्ति होता है या जो बड़ा संस्थान होता है वो सर अपनी शक्ति जो होती है उसको छोटी छोटी चीजों में उसे जाया नहीं करनी चाहिए। तो अवमानना में मुझे लगता है अभिव्यक्ति के दायरे को उसे बढ़ा देना चाहिए सर। अरे योगेश जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मीडिया के लिए नहीं है, ये स्वतंत्रता आम नागरिक को है। मीडिया को भी आर्टिकल 19 के संदर्भ में एक नागरिक के रूप में स्वीकार किया गया है। और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिक को है वो ही एक नागरिक के रूप में मीडिया को है। तो मूल रूप से नागरिकों को ये स्वतंत्रता का अधिकार हमारे देश ने दिया है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि
बहुत ही सतर्कता के साथ एक गंभीर रूप में इन सारे विषयों का हमें समझना होगा। लेकिन ये सही है कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई जो हमारी व्यवस्था है वो भी इस प्रकार की हो कि आम आदमी में उसका विश्वास बना रहे। अभी जो मुद्दा आया है जस्टिस वर्मा का, इसने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इसके नतीजे देश में न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कायम करने की दृष्टि से प्रभावशाली होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपके प्रति आभारी हैं कि आपने इस मुद्दे को लेकर के जो पूरी की पूरी पृष्ठभूमि है और उसका पूरा इतिहास है उसके बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणियों के साथ हमें समझाया है। फिर मुलाकात होगी हमारे मित्रों से ऐसे ही किसी और विषय के साथ। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताएं। और विषय आपको लगता है कि हम चर्चा करें, उस पर बातचीत करें, आप सुझाव दीजिए। हम हमारी इस विचार यात्रा को इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।